अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चंचल मकवाना पवार आप सभी का गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट जोधपुर में स्वागत करती हूँ। आज हैशटैग 17वीं क्लास है दोस्तों, 4 बज चुके हैं और आप तैयार हो जाइए टॉप 10 MCQ के लिए। दोस्तों हिंदी करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज 9 जून 2020 है दोस्तों। टॉप 10 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए सभी के साथ इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और साथ ही अगर आप PDF भी चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. रिचर्ड हॉकिंस अवार्ड, संगीत कलानिधि अवार्ड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स और दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दोस्तों ये है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक तथ्य को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। दूसरा सवाल दोस्तों, किस राज्य सरकार के कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी गई है? ए. बिहार, बी है पंजाब, सी है ओडिशा और डी है झारखंड। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ओडिशा। मुख्यमंत्री जो है ओडिशा के नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी गई है। विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत राज्य का सरकारी गीत बन जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पिछले 30 मई शाम 5:30 बजे वंदे उत्कल जननी गान ओडिशा के साथ देश विदेश में रहने वाले ओडियो लोगों ने गाया था। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गीत को पहली बार साल 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन में गाया गया था। तीसरा सवाल है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल ही में निधन हो गया है? ए है कुट थॉमस, बी है जेट कारे, सी है विताली शेरबो और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हैं कुट थॉमस। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुट थॉमस का निधन हो गया है। वे 64 साल के थे दोस्तों। थॉमस ने साल 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वह जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चौथा सवाल है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 20 मार्च को, 10 जनवरी को या फिर 8 जून को? तो दोस्तों यह 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस की शुरुआत 1992 में की गई थी। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता,
पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। पांचवा सवाल है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ए हुबली स्टेशन, बी मैसूर स्टेशन, सी बल्लारी स्टेशन और डी है बेलगावी स्टेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। इसी के साथ छठा सवाल दोस्तों, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ए है अजय देवगन, बी है राज बब्बर, सी है अक्षय कुमार और डी है शत्रुघ्न सिन्हा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अक्षय कुमार। सातवां सवाल, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? ए चिरंजीवी सर्जा, बी है अर्जुन सर्जा, सी है शिव राजकुमार और डी है प्रकाश राज। तो दोस्तों आंसर होगा चिरंजीवी सर्जा। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में निधन हो गया। चिरंजीवी सर्जा 39 वर्ष के थे। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर थे। वह एक फिल्मी परिवार से आते थे। वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा हैं। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। उनके कैरियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। आठवां सवाल दोस्तों, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी है भारत। तो दोस्तों भारत इसका आंसर होगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति के बैठक में लिया गया। भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पे भी काम करेगा। नवा सवाल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? ए यमन, बी है सूडान, सी है ईरान और डी है इराक। तो आंसर होगा दोस्तों यमन। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि के कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है। 10वां और अंतिम सवाल दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती देशों को सुदृढ़ करने हेतु एक दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए पाकिस्तान, बी नेपाल है, सी चीन और डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये देश हैं चीन। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया
घटनाक्रम के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीति कदम है। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसी के साथ ये दोस्तों यह क्विज़ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और साथ ही लाइक करके जाइए। और अगर PDF चाहिए तो वापस बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।